बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 6 की तरफ हैं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को। इसमें इस्तेमाल होने जा रहे हैं टॉपिक्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन को, मॉड को, मीडियन को और वेटेड अरिथमेटिक मीन को और मूविंग एवरेज की बात करेंगे। स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन क्या चीज़ है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और हमने करनी इसमें कितनी है जो हमारे टॉपिक्स में आ रही हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू फाइंड या डिटरमाइन द सेंट्रल वैल्यू आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें नंबर 1 अरिथमेटिक मीन, नेक्स्ट मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड क्वार्टाइल्स हैं। ये तमाम के तमाम हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इनको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की कि अरिथमेटिक मीन एक्चुअली किस चीज़ के बराबर है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे रिलेटेड फिर हम फार्मूलाज डिस्कस करेंगे अपने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के लिहाज से। Arithmetic mean is a measure that determine a value of the variable under the study by dividing the sum of all values of the variable by their number of observation। अगर हमें कोई डाटा दिया गया है, हम उस डाटा की तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे, उनकी टोटल तादाद पे उनको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाता है। तो अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का जो तरीकाकार है फॉर अनग्रुप डाटा, पहले हम अनग्रुप डाटा की डेफिनेशन कर देते हैं। द डाटा दैट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा। वो डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी की बात ना की जाए उसको अनग्रुप डाटा कहते हैं। और अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का जो फार्मूला हम वो पहचान करेंगे इसकी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास ये है, कभी भी एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा कि आपने इसको अनग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस डाटा की फॉर्म से मदद से करना है और हमें खुद को पहचान करनी होगी डाटा को देख के कि हमारा डाटा किस तरह का है, ये ग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड है, अगर ग्रुप्ड है तो क्या ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि इनके लिहाज से इनके फार्मूलाज चेंज होंगे। अनग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन का और फार्मूला है और फिर अनग्रुप डाटा में दो तरह के फार्मूलाज है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जाएगी कि डायरेक्ट मेथड में आप किस तरह से करेंगे। अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स और एन। एग्जैक्ट इसी डेफिनेशन को जो अरिथमेटिक मीन की थी उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको पुट कर दिया। इनडायरेक्ट मेथड की तरफ मैं नहीं आ रहा क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। नेक्स्ट ईयर जो भी क्लासेस होंगी उनके लिए देखा जाएगा। मैं इसी डेफिनेशन के मुताबिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस का हिस्सा है इस साल। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मुझे ये डाटा दिया गया पार्ट 1 में 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 एंड 45। सबसे पहले मैंने जब सोल्यूशन की तरफ आना है तो मेरे पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज एक्स की हैं, मैंने काउंट करना है कि ये टोटल कितने हैं, तो ये टोटल मेरे पास 8 है। बाय डेफिनेशन फार्मूले के मुताबिक समेशन एक्स का मतलब ये है कि इन तमाम एक्स की वैल्यूज का सम करना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो ये टोटल तादाद में 8 है। जब सम करते हैं तो ये देता है 196 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 24.5। बहुत ही आसान सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेम इसी से मिलता जुलता हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मेरे पास नंबर्स हैं 200, 225, 350, 375, 270, 320 एंड 290। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तमाम वैल्यूज एक्स के बराबर और इनकी तादाद अब 7 है। बाय फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स और एन। समेशन एक्स का मतलब इन तमाम वैल्यूज का सम एंड डिवाइडेड बाय इनकी टोटल तादाद। तो इनको जब ऐड करते हैं तो देता है 20, 30 डिवाइडेड बाय 7
जब इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 290 के बराबर आ जाती है। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि अब इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, जबकि आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया कि आपने इसको इनडायरेक्ट मेथड से भी करना है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। मॉड, मॉड किस चीज को कहते हैं? द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट इज कॉल्ड मॉड। किसी भी दिए गए डाटा में सबसे ज्यादा बार आने वाला जो नंबर होगा या ऑब्जर्वेशन होगी या वैल्यू होगी उसको हम मॉड का नाम देते हैं। अब ये जो मॉड है ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी डाटा के अंदर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही वैल्यू हो। फिर इसी से इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है जो हमारे एक्सरसाइज में पूछी गई है, वो है मीडियन। मीडियन है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डाटा सेट। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वर्ड को इस डेफिनेशन से निकाल दें तो ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है और इससे रिलेटेड जो सवालात होंगे अगर हमने इस चीज को इग्नोर किया तो हमारा सवाल भी गलत हो जाएगा। कोई भी डाटा दिया गया होगा हम उसको पहले तरतीब देंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके लिखेंगे। अरेंज करने के बाद फिर हमसे पूछा जाएगा कि आप इसकी मीडियन, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आप बताएं, मिडल मोस्ट जो दरमियान में आने वाली वैल्यू होगी। अब दरमियान में आने वाली वैल्यू के लिए हमारे पास फिर 2 केसेस आ जाते हैं। एक अनग्रुप डाटा के लिए पहले हम अनग्रुप डाटा की बात करेंगे, फिर ग्रुप डाटा की भी बात करेंगे। अनग्रुप डाटा में फिर हमारे पास 2 केसेस आते हैं। अनग्रुप डाटा वो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में 2 केसेस आते हैं। केस नंबर 1, जब आपके पास जो गिवन डाटा है उनकी तादाद ऑड हो, यानी 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसमें हमने पहले तरतीब देनी और तरतीब देने के बाद जो दरमियान में ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमारे पास मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी और उसको हम मीडियन का नाम देंगे। उसको फाइंड करने का तरीका कार्य है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। इस नंबर पे अगर फर्ज के n की वैल्यू 5 है, 5 वैल्यूज हैं, 5+1 6, 6/2 तो 3/3। तरतीब देने के बाद अरेंज करने के बाद जो तीसरे नंबर पे वैल्यू आ रही होगी वो हमारा मीडियन होगा। अगर इन दिए गए डाटा की तादाद इवन हो तो उसके लिए हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होगी वो होगी 1/2 इंटू n/2th प्लस n+2/2th ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 6 है तो 6+2, 6/2 तो ये थर्ड, एंड 6+2 8/2 फोर्थ। थर्ड प्लस फोर्थ वैल्यू हम उस अरेंज्ड डाटा में तीसरी और चौथी जो वैल्यू होगी उनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम एज अगर हम ग्रुप डाटा के लिए करें तो ग्रुप डाटा में बात सीधी सी है। इसमें इसके स्टेप्स हैं, पहले आप गिवन डाटा में उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं। अगर आपके पास कंटिन्यूस ग्रुप डाटा है तो आप उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, और आप इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद फिर आपने ये वाला फार्मूला लगा के n/2th ऑब्जर्वेशन का फार्मूला लगा के अपने मीडियन क्लास तलाश करनी है। तो उसमें n/2th ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर डिस्क्रीट डाटा है तो डिस्क्रीट डाटा को हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जो हमारा सवाल है वो बड़ा आसान सा है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 7 में द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस फैमिलीज, फाइंड द नंबर 1 मॉड एंड नंबर 2 मीडियन। ये मेरा डाटा दिया गया है। इस डाटा में ये है 9, 11, 4, 5, 6 अप टू 6, 9, 5 ये डाटा दिया गया। मैंने सबसे पहले मॉड फाइंड करना है। मॉड में कोई शर्त नहीं है अरेंज डाटा की, अगर आप अरेंज करके लिखते हैं अच्छी बात है, ना लिखें तो भी कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा बार आने वाली जो वैल्यूज होंगी वो आपकी मॉड होंगी। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 9 जो है, अगर मैं 9 की बात करूँ 9, 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 9 जो है ये 6 बार आ रहा है। इसके बाद 11 जो है, 11 की अगर बात करें 1 और 2, 11 2 टाइम्स आ रहा है। सेम एज 4 की बात करें अगर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 4 भी 6 टाइम आ रहा है और 9 भी 6 टाइम आ रहा है। सेम एज आप बाकी तमाम की तादाद भी काउंट करेंगे कि कितनी कितनी बार आ रहे हैं। तो मेरे पास सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 4 एंड 9 आ रहा है।
तो लिहाजा मेरे पास मॉड 4 और 9 दोनों ही हैं। सेम एज दिस मेरा ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब मैंने इसी डाटा की मदद से मीडियन फाइंड करना है, लेकिन मीडियन की पहली शर्त यह है कि आप इस डाटा को सबसे पहले तरतीब में लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। तो मेरी लोएस्ट वैल्यू 2 है और 2 से मैंने ऑनवर्ड मैक्सिमम वैल्यू की तरफ मूव करना है, और मैक्सिमम वैल्यू मुझे 12 नजर आ रही है। 2 से 12 की तरफ मूव करेंगे, अरेंज करेंगे इसको 2 3 3 3 4 4। इस सारे का सारा डाटा 12 तक एक असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया गया। इसमें हमारे पास जो तादाद है वो 38 है, वो इवन है। तो उस केस के लिए मेरे पास यहाँ पे 38/2 करें तो ये देता है मुझे 90th ऑब्जर्वेशन। अगर हम यहाँ से काउंट करें 19वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 से वापस सामने आना 19 पे। तो 19वें नंबर पे जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है वो 7 ही है। यहाँ से अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर 19वें नंबर पे मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो 7 ही आ रही है। इसको करने का तरीकाकार एक और भी है, टेबल मेथड भी। आप उसको टेबल मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपने देखना ही है कि 19वें नंबर पे कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही है, वो 7 ही आ रही है। तो लिहाजा हमारा जो मीडियन होगा इस केस में वो 7 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास वेटेड अरिथमेटिक मीन। वो क्या चीज़ है? द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट। और अगर मेरे पास x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन xn मेरे पास कोई ऑब्जर्वेशन हो और उनसे रिलेटेड x1 का वेट w1 हो और x2 का वेट w2 हो और x3 का वेट w3 हो अप टू सो ऑन, और xn का वेट wn हो, तो उनके अरिथमेटिक वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार w से, और वो बराबर होगा द प्रोडक्ट ऑफ x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस अप टू सो ऑन xn wn डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस w3 अप टू सो ऑन wn। ये फार्मूला है वेटेड अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। इससे रिलेटेड या इसको हम लिख सकते हैं समेशन wx, यानी w और x का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन w है जी हमारे पास। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, जिसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऑन अ वेकेशन ट्रिप अ फैमिली bought 21.3 liters of petrol at 39.9 rupees per liter and 18.7 liter petrol at 42.90 rupees per liter and 23.5 liters at the cost of 49.90 rupees per liter. Find the mean price paid per liter। हमने ये फाइंड करना है। तो देखते हैं, हम इसका टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास रुपीस पर लीटर, उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। वो वैल्यूज हमें दी गई हैं 39.9 और 42.90, 49.90। ये मैंने इसको एक्स का नाम दे दिया। और आपके पास जो लीटर थे वो कितने थे? 21.3, 18.7 और 23.5। इन सब का समेशन करते हैं क्योंकि फार्मूले में ये चीज़ डिमांड की गई थी। W की वैल्यू सब का सम करेंगे। हम इन तीनों वैल्यूज का सम करते हैं तो आता है 63.5। फिर मैंने इस W और X की वैल्यू को यानी 21.3 मल्टीप्लाई बाई 39.90 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आता है 849.87। सेम एज 18.7 मल्टीप्लाई बाई 42.90 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आता है 802.23। सेम एज 23.5 मल्टीप्लाई बाई 49.90 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 961.15। इन तीनों को ऐड करते हैं तो मेरा आंसर आता है 2613.25। ये वैल्यूज दोनों की दोनों हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। समेशन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 2613.25 डिवाइडेड बाई 63.5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 41.15। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस किसे कहते हैं? The successive averages which are computed for a sequence of days, months or years at a time।
तो इस तरह की जो एवरेज है इसको मूविंग एवरेज का नाम देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक ही सवाल है, हम उसको करेंगे। इफ वी वांट टू फाइंड 3 years मूविंग एवरेज, अगर हम कोई 3 year मूविंग एवरेज के लिहाज से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, वी फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 years, हम पहले 3 साल की एवरेज निकालते हैं और फिर अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। ड्रॉपिंग द फर्स्ट ईयर, हम पहले साल को छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टेप में पहले साल को छोड़ देंगे, एंड एड द सक्सीडिंग ईयर्स इनटू दिस ग्रुप। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले को छोड़ के नेक्स्ट 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और सेम एज इट इज हम इसी पैटर्न को लेके आके मूव करते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये वाली बातें जो मैं कह रहा हूँ आने वाले क्वेश्चन में मैंने इसको परफॉर्म करके दिखाना है। प्लेस द एवरेज ऑफ 3 years अगेंस्ट द मिड ऑफ 3 years, ये नेक्स्ट कॉलम में आपने करना है। और सेम एज इट इज दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अनटिल ऑल द ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट। मेरे पास सवाल है, क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 3 years फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ईयर्स मेरे पास ये है 2001, 2002, 2003, 2004 से लेकर 2010 तक, और उनकी वैल्यूज जो है यहाँ पे इनके पैरेलल दी गई 102, 108, 130 अप टू सो ऑन। तो मैंने इसके लिहाज से ये जो क्वेश्चन है इसको देखने है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ईयर्स की बात करेंगे। ईयर्स आ गए यहाँ पे और फिर उनकी वैल्यूज आ गई। ये हमारा 3 year गैप है, ये 3 years टोटल। कैसे करना है हमने करना यह है कि सबसे पहला जो तरीकाकार है, हमने उसी स्टेप के मुताबिक जो हमें डेफिनेशन में बताया गया पहले कि आप पहली वैल्यू को वेकेंट छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप इन तीनों को ऐड करेंगे। वही काम मैंने किया 102 प्लस 108 प्लस 130, तो इसका आंसर आता है 340। नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम इस पहली वैल्यू को स्किप कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे। यही काम मैंने किया है 108 प्लस 130 प्लस 140, दैट इज इक्वल टू 378। और सेम एज इट, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे इस 130 को, इसमें 108 को छोड़ देंगे और 130 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट 3 तक आएंगे हम। तो ये देगा मेरे पास 130 प्लस 140 प्लस 158, दैट इज इक्वल टू 428। फिर हम क्या करेंगे, इस 130 को छोड़ देंगे और फिर 140 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 3 तक। सेम एज हम चलते हैं। फिर नेक्स्ट में आके हम यहाँ से इन तीनों को लेंगे और नेक्स्ट में आके हम इन तीनों को लेंगे और फिर नेक्स्ट में हम इन तीनों को ऐड करेंगे और नेक्स्ट में हम इन तीनों को ऐड करेंगे और इनके पैरेलल। जब मैंने इन पहले को छोड़ दिया, पहले को भी छोड़ देंगे और आखिरी वैल्यू को भी छोड़ देंगे। 230 के पैरेलल इसको भी छोड़ देंगे और 2001 के पैरेलल भी छोड़ देंगे। पहली और आखिरी को उसी स्टेप के मुताबिक छोड़ देंगे। हमने पहले 3 को ऐड किया और दूसरे में 2002 के सामने मैंने इसकी वैल्यू लिख दी। फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करेंगे और उनको नेक्स्ट में लिख देंगे, नेक्स्ट 3। इस सेम एज इट हम स्टेप बाय स्टेप चलते आएंगे यहाँ पे। अब हमने क्योंकि 3 years का एवरेज निकालना है, तो 340 डिवाइडेड बाय 3, 378 डिवाइडेड बाय 3, 428 डिवाइडेड बाय 3, 478 डिवाइडेड बाय 3, 534 डिवाइडेड बाय 3, 586 डिवाइडेड बाय 3, 626 डिवाइडेड बाय 3 एंड 660 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास 3 year की एवरेज आ गई जो हमसे पूछी गई थी। ये इस सवाल की औकात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तमाम टॉपिक से, कंसेप्ट से हट के ये बात है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इन सवालात को हल करना है। इनसे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट्स हैं उनको बनाएं और उनको आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर इनसे रिलेटेड कोई सवालात हैं आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में भी इन सवालात को पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।